नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गहलोत कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और उसमें हम कुछ संविधान का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लियर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है केंद्र तथा प्रांतों के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑन ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले परिसंघ, जिसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब परिसंघ में देखो, जो राज्य है, जो स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वास्तव में होता ये कि कुछ राज्य मिलकर समझौता कर लेते हैं और अपने कुछ अधिकार केंद्र को दे देते हैं, जिसमें विशेषकर विदेशी मामले, फॉरेन पॉलिसी, और रक्षा मामले, डिफेंस, और दूसरा है एक संचार, कम्युनिकेशन। ये 2-3 जो खास चीज़ें ये केंद्र के पास रहती हैं। बाकी ज़्यादातर जो अधिकार हैं वो किसके पास होते हैं? राज्य के पास। और इसमें राज्य कभी भी इससे अलग हो सकता है परिसंघ से। तो इसीलिए इसको बोला गया है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, राज्य की पावर बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इसीलिए इसको अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब कि राज्य कभी समाप्त नहीं होता, पर जो यूनियन है, जो केंद्र है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है और राज्यों के पास अधिकार होता है इससे अलग होने का। वर्तमान में कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है, पर यदि हम बात करें तो जो सोवियत संघ है, जो भूतपूर्व सोवियत संघ है, जो 1991 में विभाजित हो चुका है, वो इसी का एग्जाम्पल था। उसमें राज्यों को संघ से अलग होने की आज़ादी थी और इसीलिए उसका बिखराव हुआ था 1991 में। तो परिसंघ, कॉन्फेडरेशन क्लियर हुआ। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। इसमें ही एक और टाइप है संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। अब जो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, इसमें क्या है कि जो राज्य होता है वो भी पावरफुल होता है और जो केंद्र होता है वो भी पावरफुल होता है। तो दोनों की जो पावर होती है वो बराबर होती है, दोनों की पावर बराबर होती है, और ना तो कभी राज्य समाप्त हो सकता और ना ही कभी केंद्र समाप्त हो सकता। इसीलिए इसको बोला गया है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब ये हुआ कि ना तो कभी राज्य समाप्त होगा और ना ही केंद्र समाप्त होगा। तो इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए दोनों की जो पावर है वो इक्वल है। और वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 50 राज्य हैं और 50 राज्यों की जो यूनियन है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ना तो ये राज्य वहाँ पर अलग हो सकते यूएसए से, पर उन राज्यों की भी अपनी पूरी पावर है। तो इसमें दोनों में इक्वल होती है पावर दोनों की। और दूसरा इसका एग्जाम्पल जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड। तो ये इक्वल पावर होती है किसमें? संघात्मक व्यवस्था में राज्य की ज़्यादा पावर होती है, किसमें? परिसंघ में। दोनों क्लियर हुए, फेडरल सिस्टम और कॉन्फेडरेशन। अब जो संघात्मक है उसकी कुछ खास विशेषता हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रांतों का अत्यधिक महत्व है। मतलब ये कि प्रांत केंद्र के बराबर ही पावर रखते हैं। इसमें अत्यधिक महत्व है किसका? प्रांतों का। और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति होती है, जो दायित्व होते हैं, इनका स्पष्ट विभाजन होता है बिल्कुल, कि कौन से अधिकार केंद्र के पास हैं, कौन से अधिकार राज्य के पास हैं। तो ये बड़ा खास है इसमें कि दोनों के पास जो पावर होती है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभाजित होती है और एक दूसरे के अधिकारों में ये कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति और दायित्वों का वितरण एकदम स्पष्ट रूप से होता है। इसके अलावा एक सबसे खास चीज़ है दोहरी नागरिकता। जो सिटीजनशिप है वो आपको ड्यूल मिलेगी इसमें। जैसे यूएसए में एक तो सेंट्रल की होती है और एक स्टेट्स की होती है। तो ये दोहरी नागरिकता है किसमें? संघात्मक व्यवस्था में। इसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है जुडिशरी, न्यायपालिका। और केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होते हैं उनका निवारण जुडिशरी करती है।
तो ये 3-4 इसकी खास चीज़ें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो आपको याद रखना है। देखो, प्रांतों का अत्यधिक महत्व और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, दोहरी नागरिकता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, जो कि झगड़ों का निवारण करती है। और इसमें शक्ति का एक प्रकार से आप बोल सकते हो विकेंद्रीकरण है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषता हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में अगला है एकात्मक प्रणाली, ठीक है। एकात्मक जो प्रणाली है, यूनिटरी सिस्टम। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो राज्य हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, राज्य इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, इसमें मजबूत होता है केंद्र। तो यूनियन ज़्यादा मजबूत होती है मुकाबले किसके, राज्यों के। और वास्तव में होता ये कि पहले कोई बड़ा राज्य था, उसमें क्या किया, उसको बाद में राज्यों में बांट दिया, छोटे छोटे में, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यूनियन पहले थी, इसमें केंद्र पहले था और उसने राज्यों को बनाया है, उसने राज्यों को बनाया है। तो इसीलिए इसमें यूनियन जो होती है, जो केंद्र होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे हमारे इंडिया में तो पहले पूरा भारत था और उसने अपने हिसाब से राज्यों को बना रखा है, और कभी भी उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। तो आपको ये समझना है कि इसमें राज्य पहले से होते हैं, केंद्र पहले से होता है और राज्यों का निर्माण बाद में किया जाता है। और इसीलिए जो यूनियन होती है वो कभी भी राज्य की सीमा में, नाम में और उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। हमारा भारत इसके करीब है, पर हम पूरी तरीके से यूनिटरी सिस्टम नहीं है, ना ही हम पूरी तरीके से फेडरल हैं, ना ही हम पूरी तरीके से एकात्मक हैं। हम इसके बिल्कुल बीच में हैं, जिसमें सबसे खास चीज़ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को राज्यों का संघ बोला गया है और हम एकात्मक और संघात्मक के बीच में हैं बिल्कुल। तो एकात्मक में केंद्र ज़्यादा मजबूत होता है, संघात्मक में राज्य ज़्यादा पावर रखता है, बिल्कुल संघ के बराबर ही, उसके केंद्र के बराबर। और जो परिसंघ है उसमें राज्य ज़्यादा मजबूत होता है मुकाबले किसके, केंद्र के। और इसीलिए एकात्मक प्रणाली को बोला गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब ये कि राज्य कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं, पर जो केंद्र है, जो संघ है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब ये कि यहाँ पर राज्य कभी भी खत्म हो सकता है पर केंद्र खत्म नहीं होगा। और संघात्मक में न राज्य खत्म होता न केंद्र खत्म होता, और परिसंघ में राज्य खत्म नहीं होता पर केंद्र खत्म हो सकता है। उसका एग्जाम्पल भूतपूर्व सोवियत संघ, और संघात्मक का यूएसए, और एक पढ़ा हमने स्विट्जरलैंड, जर्मनी। और एकात्मक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रिटेन, इंग्लैंड, और इसके बाद में फ्रांस। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ हुआ। अब एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं, तो इसकी देखो कुछ खास विशेषताएं हैं। इसमें जो सिटीजनशिप होती है वो सिंगल होती है, एकल होती है, जैसा कि इंग्लैंड है। और हमने भी इसी चीज़ को अपनाया है, भारत ने भी। जो हमने सिंगल सिटीजनशिप है ये हमने इंग्लैंड से ली है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। तो एकल नागरिकता होती है एकात्मक प्रणाली में। इसके बाद में इसमें संसद शक्तिशाली होती है, जो संघात्मक है उसमें जुडिशरी शक्तिशाली होती है, यहाँ पर पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। और इसीलिए जो इंग्लैंड की संसद है उसके बारे में बोला जाता है कि इंग्लैंड की संसद वो सारे काम कर सकती है जो प्राकृतिक रूप से संभव है। तो संसद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और केंद्र मजबूत, उसमें राज्य प्रांत मजबूत होते हैं, इसमें केंद्र मजबूत। और केंद्र मजबूत होने के कारण क्या है, शक्ति का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। तो ये आपको 4-5 चीज़ याद रखनी है। और इनके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि संघात्मक की क्या विशेषता है, एकात्मक की क्या विशेषता है। भारत की यदि बात करें तो हम पूरी तरीके से ना तो संघात्मक में हैं, ना हम पूरी तरीके से एकात्मक में हैं। हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है हमको। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये टाइप हुए आपके केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर। अब लोकतंत्र या संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है इसका किस प्रकार से विकास हुआ है, क्योंकि पहले चलती थी राजाशाही,
राजाओं का शासन चलता था, मोनार्की हुआ करती थी जिसमें पूरी पावर राजा के पास होती थी। तो धीरे धीरे इसमें बदलाव आया, नागरिकों ने अपने अधिकारों की मांग शुरू की और उस मांग में ही जो सबसे पहली एक खास चीज़ आती है वो आती है मैग्ना कार्टा की संधि। अब देखो, मैग्ना कार्टा की जो संधि है ये 1215 में हुई है और ये है क्या, वास्तव में जो इंग्लैंड का राजा था वो था किंग जॉन। और जो किंग जॉन राजा था उससे क्या है, जो सामंत थे वहाँ के, जो इसके नीचे के अधिकारी और वो थे जमींदार लोग, तो उन्होंने क्या है, इससे कुछ अधिकारों की मांग की। अब इन्होंने राजा को इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया कि राजा को कुछ अधिकार देने पड़े उन सामंतों को, और ये संधि हुई और इस संधि को नाम दिया गया मैग्ना कार्टा की संधि, जो कि 1215 में, और राजा कौन है, किंग जॉन। वास्तव में यहाँ से शुरुआत मानी जाती है कानून के शासन की, और इस संधि से ही ये क्लियर हुआ कि कानून सभी के लिए समान है। इसीलिए इसको इस क्षेत्र में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। मैग्ना कार्टा की संधि टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। 1215 राजा किंग जॉन से वहाँ के जो सामंत थे इंग्लैंड के, वो कुछ अधिकार लेने में कामयाब हुए। और वर्तमान समय में स्थिति ये है कि किसी भी चीज़ का जो टर्निंग पॉइंट है वो उसका मैग्ना कार्टा बोला जाता है। जैसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है पार्ट 3 मौलिक अधिकार। तो ये मैग्ना कार्टा की संधि 1215 इंग्लैंड में, और राजा कौन है, किंग जॉन। ठीक है, तो ये कानून का शासन यहाँ से समाप्त शुरू होता है, जिसमें ये माना गया कि कानून सबसे ऊपर है। अब इससे आगे एक बार फिर से इंग्लैंड, और इसको बोलते हैं इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, इंग्लैंड्स ग्लोरियस रेवोल्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी खासियत ये देखो, 1688 की बात है, ये 1688 की बात है। और इसमें हुआ ये कि इंग्लैंड की जो जनता थी उसने वहाँ के राजा जेम्स द्वितीय, राजा का नाम आपको पता होना चाहिए, राजा जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतरने के लिए मजबूर कर दिया, या उसको गद्दी से उतार दिया। और उसको गद्दी से उतारने के बाद में जो रानी थी मैरी, उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो ये काम जनता ने कर दिया, और उस ज़माने में राजा के खिलाफ ये काम करना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इसको क्रांति बोला गया है। अब जो क्रांति की खासियत है वो ये है कि ये सारा काम बिना खून खराबे के हुआ है। नहीं तो जो क्रांति होती है उसमें हमेशा खून खराबा बहुत ज़्यादा होता है, पर ये जो क्रांति हुई है ये पूरी की पूरी शांतिपूर्वक हुई है। इसीलिए इसको बोलते हैं गौरवमयी क्रांति, रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई है। तो इंग्लैंड की क्रांति 1688 में, और इसको गौरवमयी या ग्लोरियस रेवोल्यूशन या रक्तहीन क्रांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिना खून खराबे के हुई थी। और राजा कौन था, जेम्स द्वितीय। 1688 में उसको गद्दी से उतार दिया, और उसकी जगह पर जनता ने किसको बैठाया, मैरी नामक रानी को। और यहाँ से शुरुआत होती है इंग्लैंड में किसकी, संवैधानिक राजतंत्र की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें ये कि राजा नाम मात्र के लिए और शासन चलेगा संविधान के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत यहाँ से होती है इंग्लैंड में। तो मैग्ना कार्टा 1215 में, और इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति 1688 में। आगे बढ़ते हैं, आगे है अमेरिका की क्रांति, और ये संविधान के लिहाज से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका की क्रांति ये 1776 में शुरू हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका पर उस समय इंग्लैंड का कब्जा था। तो अमेरिका की क्रांति की शुरुआत 1776 से मानी जाती है। और जो इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का, यूएसए का, वो कितना है, 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई यूएसए का स्वतंत्रता दिवस है, 4 जुलाई। और 4 जुलाई 1776 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी वास्तव में। अब जो क्रांति का एक सबसे बड़ा नारा है वो है कि अधिकार नहीं तो कर नहीं। बहुत बार आ रखा है एग्जाम में कि अधिकार नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का नारा है, तो ये अमेरिकन क्रांति का नारा है। और अमेरिका की क्रांति की शुरुआत 1776 में हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो इसका जो सबसे खास है वो ये है कि सबसे पहले लिखित संविधान किसने तैयार किया, अमेरिका ने। ये 1787 में लिखा गया और 1789 में इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। ये हम अलग से पढ़ेंगे अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में, पर यहाँ पर आपको याद रखना है अमेरिका की क्रांति 1776, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति 1688, मैग्ना कार्टा की संधि 1215। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला
फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखो एक तो आपको साल याद रखना है, तो ये 1789 में, ठीक है, फ्रांसीसी जो क्रांति है 1789 में हुई है। और दूसरी सबसे खास चीज़ है फ्रांस की क्रांति की दुनिया को देन, जो सबसे बड़ी देन है फ्रांस की क्रांति की, वो है देखो एक तो समानता, इक्वेलिटी, एक है स्वतंत्रता, फ्रीडम, और एक है बंधुत्व, फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये दुनिया को देन है किसकी? फ्रांस की क्रांति की। और हमारे संविधान में भी जो ये तीनों चीज़ हैं, ठीक है, हमारे संविधान में भी ये जो तीनों चीज़ें ये फ्रांस से ही ली गई हैं, ठीक है, फ्रांस से ली गई हैं। और हमारी प्रीएम्बल में शामिल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें शामिल है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये फ्रांस से ली गई हैं और ये दुनिया को फ्रांस की क्रांति की देन है। आगे क्वेश्चन और बढ़ जाता है कई बार कि फ्रांस की क्रांति में ये शब्द कहाँ से लिए गए। तो यदि पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति में ये शब्द कहाँ से लिए गए, तो रूसो नामक एक विद्वान हुआ था, कहाँ पर? फ्रांस में। और उसने किताब लिखी थी कौन सी? सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत पूछा जाता है कि सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब रूसो के द्वारा लिखी गई है और इस किताब में ही इन तीनों शब्दों का जिक्र किया है। और फ्रांस की क्रांति में ये शब्द इसी किताब से लिए गए थे। तो सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है और फ्रांस की क्रांति में ये शब्द इसी किताब से आए हैं। और इसीलिए बाद में नेपोलियन को बोलना भी पड़ा था कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, क्योंकि वैचारिक रूप में फ्रांस की क्रांति सबसे ज़्यादा प्रभावित थी किससे? रूसो से। ठीक है, तो सामाजिक संविदा रूसो ने लिखी है, आपको याद रखना है। और ये तीन शब्द इसी की किताब से लिए गए। एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने इसमें कि फ्रांस के राजा को किस नाम से जाना जाता था? लुई। ठीक है, लुई के नाम से जाना जाता था। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय लुई 16वें का शासन था। ठीक है, लुई 16वें का शासन था। बाकी लुई 14वां बड़ा शक्तिशाली राजा था जो बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा बोले गए वचन कानून है। तो लुई 14वें की बात है ये। इसके बाद में लुई 15वां और लुई 16वें के समय ये क्रांति शुरू हुई थी 1789 में। ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति आपकी क्लियर हुई। तो 1215 में मैग्ना कार्टा, 1688 में इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, 1676 में अमेरिका की क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। अब आगे है रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन। वास्तव में ये डेमोक्रेसी से कोई इतना ज़्यादा इसका संबंध नहीं है, इसको साम्यवादी क्रांति बोलते हैं, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है उसकी किताब के आधार पर है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको साम्यवादी क्रांति भी बोला गया है। और ये हुई है कब? 1917 में। ठीक है, साल इसका आपको ज़रूर याद रखना है, 1917 में हुई है। साम्यवादी क्रांति के नाम से जानी जाती है। और इसमें खास चीज़ ये कि रूस का जो राजा था, जिसको जार के नाम से जाना जाता था, उसको गद्दी से उतार दिया। ठीक है, उसका शासन समाप्त हुआ। तो रूस के राजा को जार के नाम से जाना जाता है और जाना जाता था। फ्रांस के राजा को लुई के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही दो क्वेश्चन हमारे इंडिया के हैं। सिक्किम के राजा को चोंग्याल के नाम से जाना जाता था। और जो हैदराबाद का नवाब है, जो राजा है, उसको निजाम के नाम से जाना जाता था। ये चार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लुई हुआ फ्रांस का, जार रूस का, और चोंग्याल सिक्किम का, और निजाम हुआ किसका? हैदराबाद का। ठीक है, तो रूस की क्रांति 1917 में, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। आगे अब देखो कुछ प्रमुख देशों की राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, ये हम कुछ राजनीतिक प्रणाली क्लियर करेंगे। अब वास्तव में तो हमारे काम की दो हैं, एक तो इंग्लैंड की और एक अमेरिका। उनको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक तो जर्मनी की राजनीतिक प्रणाली। तो देखो जर्मनी की जो राजनीतिक प्रणाली है, इसमें हमारे काम की जो चीज़ें हैं उनमें पहला तो देखो जर्मनी में संसदीय शासन प्रणाली है। जो इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, वो जर्मनी ने भी अपनाया। उसकी खासियत ये है कि जो कार्यपालिका बनती है, जो एग्जीक्यूटिव बनती है, वो हमेशा किस में से बनती है? विधायिका में से। मंत्री और पीएम वगैरह जो भी बनता है वो सब के सब संसद में से बनते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की खासियत है। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब फेडरल सिस्टम है।
कहने का मतलब है राज्य और केंद्र की पावर कैसी है, इक्वल है। ठीक है, राज्य और केंद्र की पावर बिल्कुल बराबर है। ये जर्मनी की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद में जो राज्याध्यक्ष होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति है और वो सिर्फ नाम मात्र का है, जैसे हमारे इंडिया में है, जिसको रबड़ की स्टैम्प भी बोल देते हैं। और ये चीज़ सारे देशों ने किससे ली है, इंग्लैंड से। वहाँ का जो राजा है बिल्कुल सिंबॉलिक है, तो हमने भी इसी को अपनाया है। जर्मनी में भी यही है। तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रधान है। इसके बाद में वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास है, वास्तविक शक्ति यहाँ पर चांसलर के पास है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर पीएम होता है, ऐसे यहाँ पर चांसलर होता है। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि जर्मनी में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो यहाँ पर चांसलर होता है महत्वपूर्ण, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री के समकक्ष है। और पहला जो चांसलर है जर्मनी का वो कौन है, ओटो हान बिस्मार्क। वास्तव में चांसलर के पद को इसी ने महत्वपूर्ण बनाया था। ठीक है, ये पहला वो है चांसलर जर्मनी का, ओटो हान बिस्मार्क, और इसको विश्व इतिहास में बाजीगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बाजीगर के नाम से जाना जाता है और लौह एवं रक्त की नीति है इसकी। ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी है, जिसमें ये बोलता है कि राज्यों का निर्माण संसद में प्रस्तावों से नहीं होता, राज्यों का निर्माण होता है युद्धों से। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी हुई, ओटो हान बिस्मार्क की। और भारत के इतिहास में यदि पूछा जाए तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन की है, पर विश्व इतिहास की यदि बात करें तो ओटो हान बिस्मार्क ये लौह एवं रक्त की नीति और पहला चांसलर है जर्मनी का। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे भारत के इतिहास का है कि भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं, तो भारत का बिस्मार्क बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि जो जर्मनी का एकीकरण है वो बिस्मार्क ने किया है। ठीक है, जर्मनी का जो इंटीग्रेशन है वो बिस्मार्क ने किया है और भारत का जो एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि जर्मनी का पहला चांसलर ओटो हान बिस्मार्क, और इसी ने चांसलर के पद को महत्वपूर्ण बनाया। और आज भी वहाँ पर जो वास्तव में पावर होती है वो चांसलर की होती है। इसके बाद में एक और बड़ी खास चीज़ है जर्मनी में कि निम्न सदन में जो लोअर हाउस है उसके चुनाव के लिए 2 वोट मतदान प्रणाली है यहाँ पर। ठीक है, 2 वोट बैलेट प्रोसीजर। इसमें ये कि जो वोटर है वो 2 जगह वोट करता है, एक तो पार्टी को और एक वोट करता है वो किसको, कैंडिडेट को। तो इस प्रकार से बड़ा अजीब है, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि जर्मनी में 2 वोट बैलेट प्रोसीजर है, 2 वोट मतदान प्रक्रिया है, जिसमें एक वोटर 2 जगह वोट करता है, एक पार्टी के नाम पर और एक कैंडिडेट के नाम पर। ये इसमें सबसे खास क्वेश्चन है याद रखने लायक कि 2 वोट मतदान प्रक्रिया कौन से देश में है, तो ये जर्मनी में है। इसके बाद में एक बड़ा खास और क्वेश्चन है कि जर्मनी के संविधान को किस नाम से जाना जाता है, तो जर्मनी के संविधान को वाइमर के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे पूछ लेता है कि वाइमर संविधान किस देश का है, तो वाइमर संविधान जर्मनी का है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जर्मनी के संविधान को वाइमर के नाम से जाना जाता है और जो वास्तविक शक्ति है वो चांसलर के पास होती है। ठीक है, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है और संसदीय शासन प्रणाली है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। इसके बाद में सबसे लास्ट है एक, जर्मनी की संसद को बुंडेस्टैग बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देशों की हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी आप क्लियर करो जर्मनी की संसद को बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल खास क्वेश्चन है। तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें आपके काम के 3 क्वेश्चन है, बुंडेस्टैग, वाइमर और चांसलर। बाकी 2 वोट मतदान प्रक्रिया आपको जरूर याद रखना है। ये आपका क्लियर हुआ जर्मनी का राजनीतिक सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली। अब देखो, स्विट्जरलैंड ने भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। मतलब ये कि केंद्र राज्यों की पावर इक्वल है, बराबर है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको ज़रूर रखना है कि यहाँ पर जो राज्य है उनको क्या बोला जाता है, कैंटन। ये बिल्कुल क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में राज्य को किस नाम से जाना जाता है, तो कैंटन के नाम से जाना जाता है राज्यों को, जिनकी संख्या यहाँ पर 20 है। ठीक है, 50 किस में, यूएसए में। यहाँ पर राज्यों की संख्या 20 है। इसके बाद में
पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था कि यहाँ की जो कार्यपालिका है वो कैसी है, बहुल। ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का एकमात्र एग्जाम्पल वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यह है कि यहाँ पर 7 मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल में 7 सदस्य होते हैं और 7 के 7 जो मंत्री हैं उनकी पावर बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल बराबर होती है, इसीलिए इसको बहुल कार्यपालिका बोला गया है। तो बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, ड्यूल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल फ्रांस है। ठीक है, अध्यक्षात्मक का यूएसए और संसदीय शासन प्रणाली का इंग्लैंड। ये पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया अच्छे से। तो बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड है और जो 7 मंत्री हैं उनमें से टर्न वाइज 1-1 साल के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं वो। ठीक है, 1-1 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि कौन से देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर 1 साल का है। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें यूएसए के का पूछा जाता है, उसका 4 साल है, रसिया वाले का 4 साल है, स्विट्जरलैंड वाले का 1 साल है, हमारे पीएम का 5 साल है। ठीक है, तो देखो बहुल कार्यपालिका, राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का। इसके बाद में एक और ख़ास चीज़ है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये बहुत अच्छे से क्लियर करवाया मैंने पिछले वीडियो में। तो देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल या इसके सबसे नज़दीक वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड है, जिसमें जनता को 2 पावर मिली हुई हैं, एक तो पहल और एक जनमत संग्रह, इनिशिएटिव और रेफरेंडम। पहल का मतलब है कि यहाँ पर जनता खुद कानून बनाने के लिए आगे से पहल कर सकती है, इनिशिएटिव ले सकती है। और जनमत संग्रह रेफरेंडम से मतलब है कि सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी एक बार जनता से ज़रूर पूछेगी, उस पर जनमत संग्रह करवाएगी। तो ये इनको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नज़दीक ले जाता है। ये आपके 2 राजनीतिक प्रणाली के टॉपिक क्लियर हुए, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। आगे हम पढ़ेंगे इंग्लैंड और यूएसए। ये आपका यहाँ तक का मैंने अच्छे से क्लियर करवाया है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।